हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे क्वेश्चंस हैं आकलन और मूल्यांकन से जुड़े हुए, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं आज की क्लास में। एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि आपके आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वह लगभग सारे के सारे ही क्लियर हो जाएंगे इस क्लास के बाद। एक तरह से एक बहुत बढ़िया रिविजन हो जाएगा आपका आकलन और मूल्यांकन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उनका। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अब आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कभी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को आप नामांकित करो, उन्हें किसी भी प्रकार से उनकी लेबलिंग करो। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दर्शाना भी आकलन का बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता कि आप बच्चों को फेल या पास बता रहे हो। उनकी रैंक डिसाइड करना भी आपका इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो क्या रहेगा इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य होगा अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है उससे जुड़े ही बच्चों के अंदर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, किस प्रकार की कंफ्यूजन है, उनको समझना। आकलन और मूल्यांकन के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको हर एक सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड दिया होगा, जैसे कि लेबलिंग करना, पास और फेल में बांटना, बच्चों की रैंक निर्धारित करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो उनको हमें हटाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। अब क्या होना चाहिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई सीखने में कहाँ कमी रह गई, उन कमियों को दूर करना। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकास करने के लिए किया जाता है। किसको विकास करने के लिए किया जाता है, हमें यह बताना है। उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। यह नेगेटिव वर्ड है कि आप सिर्फ आकलन से उन्हें आकलन के बेस पर यह डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको आपको नेक्स्ट क्लास में पहुंचाना है या नहीं। विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना, जो विद्यार्थी के स्तर का अनुकूलन नहीं है, यह भी नेगेटिव वर्ड है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, हाँ ये अच्छी बात है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यार बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप ये देख सकते हो कि आपकी टीचिंग मेथड या जो एनवायरनमेंट है कक्षा का या विद्यालय का, वो तो कहीं बच्चे के ऐसा ना हो कि बच्चे उस वातावरण में नहीं पढ़ पा रहे हो। कक्षा में प्रगतिशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, कभी भी इस तरह की ग्रुपिंग हमें नहीं करना होती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड्स अस टू बिलीव दैट। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। असफलताओं को स्पष्ट रूप से तो नहीं पहचाना जा सकता। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता, यह बात बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों का अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक खर्च करे, यह गलत बात है, नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमता और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये भी गलत बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि आपको शिक्षण पद्धति और आपकी आकलन की प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आकलन व्यक्तिनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको। वैसे ये बात तो मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ये बात सही है। हमें पहचानना है असत्य। असफलता दर्शाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ये बात ही बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था पर कितना भी अधिक खर्च करे, ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ बच्चे निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सी भी गलत है और डी भी गलत है, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था। सी एंड डी मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 4 में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि? आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्यों है? आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है।
बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर हैं। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त कराता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो फर्स्ट तो गलत है, क्योंकि सिर्फ अंक के बेस पर जो ओनली मार्क्स की बात करते हैं वो नेगेटिव पॉइंट होता है। सेकंड है अंक दिए जाने चाहिए, अंक फिर वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला गया, तो फर्स्ट सेकंड दोनों गलत। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है, ये बात भी ठीक है। देखो, एक तो बच्चों की लर्निंग को समझेगा और उसे खुद को फीडबैक भी मिलेगा कि उसके पढ़ाने के तरीके के बारे में। आकलन ही एकमात्र तरीका नहीं होता जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शिक्षकों ने क्या पढ़ाया और बच्चों ने क्या सीखा। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आकलन यानी कि असेसमेंट बच्चों को लेवल करके और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना सीखने में सुधार का एक तरीका है। देखिए, लेवल करना आकलन का कभी नहीं होता। प्रतियोगिता की भावना कॉम्पिटेटिव स्पिरिट जगाना भी नहीं होता है। तनाव वगैरह उत्पन्न करना भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता। तीनों गलत है। तो इन वे टू इंप्रूविंग लर्निंग सीखने में सुधार करने का एक तरीका हो सकता है आकलन। आकलन करो, कहां गमियां रह गई हैं उन्हें पहचानो और उन्हें दूर करो। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्यांकन का केंद्र बिंदु फोकस होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी फोकस ऑन बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, अध्यापक का कार्य घटाना, अधिगम को आगे बढ़ाना, बच्चों का वर्गीकरण करना। तो 8th का राइट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए अधिगम को आगे बढ़ाना, कार्य घटाना, प्रतियोगिता बढ़ाना, वर्गीकरण करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ ये केवल एक वर्ष के अंत में हो। ये गलत, मतलब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसका कोई सेंस नहीं है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये नेगेटिव पॉइंट है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, नेगेटिव पॉइंट है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके, ये बात बिल्कुल सही है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। कभी भी तुलना तो हमें करनी ही नहीं है, तो भी गलत है। आकलन केवल स्मरण शक्तियों का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए, यह बात बिल्कुल ठीक। सिर्फ मेमोरी का ही आकलन नहीं करो कि बच्चे को चीजें याद हैं या नहीं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी वहां पर देखना है, उसका भी मूल्यांकन करना है कि बच्चा समझ सकता है या नहीं, सोच सकता है या नहीं। आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब उसे भय और चिंता का संचार ना हो, ये गलत है। जरूरी नहीं है कि उसमें भय हो, एंजाइटी या डर हो, तभी आकलन सही प्रकार से हो सकता है। तो हमारा ए पॉइंट सही है और सी पॉइंट सही है, बी गलत है और डी गलत है। तो ए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एंड सी है ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सही बात है। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, हाँ ये ठीक है, लेकिन अलग गतिविधि के रूप में कहने का मतलब है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उससे अलग होना चाहिए, जबकि मूल्यांकन को लर्निंग प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों के मूल्यांकन के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग कर देना, फिर वो ये लेबलिंग नहीं करना है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, बिल्कुल सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों की प्रगति के बारे में पता करना, ये भी ठीक है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी ठीक है। तो सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसे हम बोल देते हैं SBA, आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो, कोई एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आता है, उसे इतना नॉलेज नहीं होता कि किस बच्चे का नेचर किस तरह का है, किस बच्चे का लर्निंग स्टाइल किस तरह का है, जबकि जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है उसे पता होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट है। विद्यालय बाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, ये तो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, ये भी कोई बात नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट सार्वभौमिक मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, निदान के माध्यम से सभी छात्रों के अधिगम में सहायक, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम देता है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वह निदान के माध्यम से सभी छात्रों के अधिगम में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर को पता होता है कि किस बच्चे के अंदर क्या कमी है और उसे किस प्रकार से दूर किया जाता है, क्या किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। 15 है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्वान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये बात ठीक है, ये ठीक लगी मुझे बात। बाकी इन दोनों में तो एक छोटी सोच जैसा लगता है, मतलब एक नेरो डोमेन कहते हैं ना, नेरो गोल जो होता है किसी चीज का, संकीर्ण उद्देश्य, उस जैसी बातें लग रही है। विद्यार्थी की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। हाँ, ये भी ठीक है, इसे हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन सबसे सही तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही है कि बच्चों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, टीचर हु वर्क्स अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, उन पर अधिक कार्य बोझ रहता है, ये गलत है। प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय के बारे में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, यह बात बिल्कुल सही है। इंप्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 17 का थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, तो वो तुलना करना ही नहीं है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत की उपाधि देना, इस प्रकार की लेवलिंग भी नहीं करना। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये ठीक है। प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों के दोहराने की आवश्यकता होती है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या फिर जब कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, जब परीक्षा में अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक से संबंध पर बल दिया जाता है। देखिए, अंकों और योग्यता के बीच संबंध, सकारात्मक से संबंध सोचकर आप ये मत कीजिए कि ये पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रहा है, ये इसकी बात कर रहा है अगर आपका स्कोर अच्छा है, आप नंबर अच्छे लेकर आते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी भी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि जिसके अंक ज्यादा या किसी के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है तो उसे मैथ्स अच्छा आता हो सकता है किसी के 80 आउट ऑफ 80 हो, 100 आउट ऑफ 80 उसको मैथ्स 100 आउट ऑफ 100 वाले से ज्यादा आता हो। तथ्यों को दोहराने के लिए आवश्यकता हो, ये नेगेटिव की तरफ ले गया। अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, ये नेगेटिव सेंस की तरफ चला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड CCE, विविध प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, ये ठीक है।
केवल संरचनात्मक, केवल संकलनात्मक गलत है। ओनली फॉर्मेटिव, ओनली समेटिव नहीं करना, हमें समेटिव एंड फॉर्मेटिव दोनों को यूज करना है, अलग अलग तरीकों का यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या मंद बुद्धि के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह गलत है, चिन्हित तो ये करेगा ही नहीं। नहीं, ये तो ठीक है, अनिवार्य तो है, अनिवार्य है मतलब मुझे ये कुछ ऐसा लगा, अलग समझ लिया मैंने, इसे कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल में इसे होना चाहिए, ये गलत है। उपलब्धि पर केंद्रित है, ये ठीक है। शिक्षण अभिवरण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये भी ठीक है। तो थर्ड अकेला गलत है और हमसे नोट ही पूछा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा गया था और यही गलत है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? Which one of the following is most effective method for the success of continuous and comprehensive evaluation? आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो प्रारंभ और अंत तो बात गलत हो गई। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चों का आकलन समयावधि के भीतर करना चाहिए, ये थोड़ा ठीक है। समय समय पर बच्चों को लिखित परीक्षा देना, ये गलत है। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न देना, ये भी गलत है। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू असेस चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 23 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन इज एसेंशियल फॉर, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या ये समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन एम्फेसाइज किस पर बल देगा? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर, ये ठीक है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, गलत है। बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर, यह भी ठीक नहीं है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, अब ये भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि आप टेस्ट कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पर, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। तो राइट आंसर फर्स्ट ही रहेगा, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव, कैसे लर्निंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैसे इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और बाद में इसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है। 25 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुत सारी बुद्धियों की बात की गई, तो इनमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात की गई है। गिलफोर्ड के त्रिस्तरीय सिद्धांत में भी 180 इन्होंने पेयर बना दिए थे बुद्धि के। थर्स्टन ने भी 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं के बारे में बात करी है। तो इन सभी ने व्यापक शब्द को समर्थित किया, यानी इसको इन्होंने सपोर्ट करा है व्यापक शब्द को, लेकिन सूचना प्रक्रमण सिद्धांत ने सपोर्ट नहीं करा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार क्या है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट फॉर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन शुड बी, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, ये ठीक है। आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण, ये गलत है। मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, ये ठीक है। शिक्षा पर बोझ बढ़ाना, ये भी गलत है। अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, सीखने के लिए, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, या मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति। तो इसका जो मेन तार्किक आधार है वो ये है कि प्रोमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, यानी कि हर बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार से आकलन हो सके, ये आधार था सीसीई को लाने का। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। 27 है, रूपात्मक आकलन, रूपात्मक लिखा है या संरचनात्मक लिखा है, इसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होगा। ये कब हो सकता है? पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, पूर्व व पश्च दोनों परीक्षण, या फिर नन ऑफ दीज। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। बोथ प्री एंड पोस्टेड दोनों ही प्रकार का ये हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव
असेसमेंट टास्क। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों की योग्यता का निर्धारण करना। अब इन्होंने बोला है कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए रैंक करना जो काम होता है वो आपका ऐसे का होता है, समेटिव असेसमेंट, इसमें रिजल्ट बताते हैं, फिर मार्क्स बताते हैं, उसके बाद रैंक बताते हैं। बाकी ये तीनों आपके एफए के पार्ट है, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 29 है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती हैं। वह विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रहा या रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है, छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों का विकास कर रही है। तो वह क्या कर रही है मेन? देखिए संकल्पनात्मक मानचित्र निर्माण करने के लिए कह रही है, मेन काम वह यहाँ पर एफए कर रही है, कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, देखिए मेमोरी को जज नहीं किया जा रहा, किसी प्रकार से उनकी एबिलिटी को जज नहीं किया जा रहा, उनको बस जो भी शिक्षक ने पढ़ाया उसका कॉन्सेप्ट में पढ़ाने की बात की जा रही है। तो एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है, इसी प्रकार विपरीत ऐसा कुछ नहीं होता। संकल्पनात्मक आकलन से अभिप्राय आकलन की अधिकतम एक निरंतर अभिन्न प्रक्रिया, तो ये भी गलत सही लग रहा है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धि का श्रेणीकरण, ये भी गलत सही लग रहा है क्योंकि ये काम होता है एफए का। रचनात्मक आकलन समय समय पर विद्यार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। टर्म टेस्ट एफए के अंदर आएगा, प्रश्नोत्तरी, दत्तकार या मौखिक, ये सारे आपके एफए के अंदर आएंगे। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि रॉन्ग है। 32, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली अगर आप पेपर पेंसिल का ट्विस्ट कर रहे हो तो ये असेसमेंट को लिमिटेड कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। 33 है, शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया गया, किस आधार पर किया जा सकता है? यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इट कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन बढ़ाना है आपको, शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ ठीक दोनों में बढ़ाओ। मतलब ऐसा कि अगर कोई गेम्स में अच्छा है ना तो उसको सब्जेक्ट्स में या फिर टोटल मार्क्स में +5 या +10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो क्योंकि ये गेम्स में अच्छा है। तो शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में उसके निष्पादन को बढ़ा रहे हो तो ये सारा व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करेगा। जो एजुकेशन में अच्छा है, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है उसके परसेंट की बात करें और जो गेम्स में अच्छा उसके परसेंट की बात करें, मार्क्स की बात करें तो लगभग सेम रहेंगे, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन पाठ्यचर्या में शैक्षणिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों की विसंगतियों को समाप्त करती हैं, गतिविधियां शैक्षणिक रोजमर्रा के शिक्षण से उत्पन्न तनाव को कम करती हैं, शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक विकास अंतर संबंधित है, गतिविधियां शैक्षिक शिक्षकों को के कार्य को कम करती है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप देख रहे होंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 होगा। फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट सारे इंटर रिलेटेड हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर का संकेत है? देखिए क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और वापस आने पर चर्चा कर रही है तो ये ऑब्वियस है, कौन सा होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है आप ये समझ लीजिए, समेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक तरह का एफए होता है। इसके अंदर आपके आते हैं टर्म टेस्ट या जो एंड में परीक्षाएं होती है वो। असेसमेंट लर्निंग ऑफ असेसमेंट नहीं होता, लर्निंग फॉर असेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 4 रहेगा। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग,
असेसमेंट एज लर्निंग क्या रहेगा, इसमें आपका पीयर असेसमेंट आ जाता है और एक सेल्फ असेसमेंट आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। 36 है, एक शिक्षक एक पासा इस्तेमाल करता है जिस पर वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्ट संक्षेपण, अनिर्मित और मूल्यांकन अंकित है। प्रक्रमण की समाप्ति पर वे फांसा फेंकते हैं और पासे की स्थिति पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों से कहते हैं। ये क्या होगा? रूपात्मक आकलन, चिंतन को प्रोत्साहित कर रहा है, चिंतन प्रक्रिया का विविधीकरण कर रहा है, अपनी खास शैली में पाठ को समाप्त कर रहा है। ये सभी की सभी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? एफए के अंदर आ जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रूपात्मक आकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब कि आपका एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां निम्नलिखित का ध्यान रखता है। किसके? अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, क्षमताओं का ध्यान रखता है, आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, अधिगम की त्रुटियों का भी ध्यान रखता ही होगा। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हम इसमें फंस गए हैं। देखो अधिगम शैलियों का तो रखता ही है, ये तो 100%। आवश्यकताओं और त्रुटियों का भी रखता है, क्योंकि कोई कमी रह जाती है तो उसे फिर पूरा किया जाता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान यह थोड़ा कम रखेगा। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसे क्षमताओं से मतलब नहीं है, बच्चों की अधिगम शैली से मतलब है, उनकी आवश्यकताओं से मतलब है, उनके द्वारा क्या त्रुटियां की गई उनको सही करने से मतलब है। 38 है, सीखने के आकलन और अनुदेशन के बीच दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। असेसमेंट, कौन सवाल आएगा इसमें? लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए मुझे इसका नाम असेसमेंट फॉर कनेक्शन, असेसमेंट फॉर डिफरेंसेस, असेसमेंट ऑफ डिफरेंसेस, असेसमेंट ऑफ वेरिएशन। अब क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वह आकलन और अनुदेशन के बीच जो संबंध होते हैं, जो कनेक्शन होते हैं, इसका दृढ़ीकरण करता है, यानी इसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है कि जो आपका असेसमेंट है वो जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उनके बीच में संबंध बनाता है, कनेक्शन बैठाता है। टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, वहीं पर टीचर ने उसका असेसमेंट कर लिया कुछ पूछकर, तो एक तरह से दोनों को कनेक्ट कर देगा। तो फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा, अंतर करेगा नहीं, का आएगा नहीं, भिन्नता आएगा नहीं। 38 के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, ये तो गलत है। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, ये ठीक है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, ये भी ठीक है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट ही गलत है, और हमसे ये पूछा था कि किसके अतिरिक्त, तो फर्स्ट वाले के अतिरिक्त, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 है, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखती है तो वह किसके समान है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में एक बार एग्जाम्स में आया हुआ है सीटेट में, और ये डाउट में भी रहा हुआ है कि असेसमेंट एज लर्निंग इसका आंसर आएगा या असेसमेंट फॉर लर्निंग इसका राइट आंसर आएगा। हालांकि बुक में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, सीखने के लिए आकलन, लेकिन बुक में इनकरेक्ट है या थोड़े बहुत हो सकता है टाइपिंग एरर हो गया हो। ये असेसमेंट एज लर्निंग है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट चल रहा है, बावर्ची अपने खाने का खुद असेसमेंट कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देने की आप कोशिश करें। 1 मिनट रुकें। क्वेश्चन नंबर 41, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा या रही है? देखिए सीखने का आकलन चल रहा है, सीखने के रूप में, सीखने के लिए या सीखने के समय। सीखने के रूप में आकलन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं चल रहा, ना ही पीयर असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का टर्म टेस्ट नहीं चल रहा।
सीखने के समय आकलन होता नहीं है तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट यानी एफए का पार्ट हो जाएगा। 42 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, हाँ बिल्कुल बढ़ाएगा। अलग करना, रैंक करना इसका काम नहीं होता, ग्रेड्स देना भी इसका काम नहीं होता है। विशिष्ट होता है अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है। तो ये भी कोई ठीक नहीं लग रहा, फर्स्ट ज्यादा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। इंग्लिश में देखें तो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं होता, ये अधिगम प्रक्रिया में इंक्लूसिव होता है या ऐड होता है। 43 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। द टीचर असेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, बच्चों के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीतियों का चयन करने में। तो कह सकते हैं कि इसके लिए यूज कर सकता है। और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनकी प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। देखिए इसमें कंप्लीट ऐसे चल रहा है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करनी और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ये टोटली एफए चल रहा है, ये भी एफए चल रहा है। बच्चों की प्रगति एफए और उपलब्धि स्तर को जानने में ऐसे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की प्रगति देख रहा है तो ये एफए के अंदर आ गया, अचीवमेंट लेवल देख रहा है ये एसए के अंदर आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। 45 है सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा। देखिए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा, तो नहीं देगा, क्योंकि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है आपका एफए। अलग करने, रैंक देने के प्रयोजन से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेड्स को पूरी तरह महत्व देने पर बल देता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रेड्स पर बल होता है क्योंकि टर्म टेस्ट इसी पर, टर्म टेस्ट के बाद ही ग्रेड्स दी जाती है। विशिष्ट होता है अपने आप में की गई आकलनीय गतिविधि है, तो ये तो मुझे ठीक लग नहीं रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बी एंड सी। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रेटेजीज, आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निष्कृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। अरे ये तो नहीं होता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है, ये ठीक है। अभिभावकों, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए, इसके लिए तो ऐसे किया जाता है। आकलन अधिगम प्रक्रिया अंत में किया जाता है, ये भी ऐसे ऐसे, ये तीनों ऐसे के पार्ट है और एफए का पार्ट ऑप्शन नंबर सेकंड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन सत्र की समाप्ति पर किया जाना चाहिए, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका तो यह नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार किया जाना चाहिए, ये गलत है कि 2 बार करो, 3 बार करो, शुरू में, अंत में, बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। हम तो एसबीए को तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको तो हम सही कैसे मान सकते हैं। तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किस रूप में। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ठीक है। कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, गलत है। शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करने में, एफ ठीक रहेगा इसमें। तो रिकॉर्ड रखने में, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। 49 ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, ग्रेडिंग संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रह जाएगा। 50 है
मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी अवधि पर लागू नहीं किए जा सकते। ये दोनों ही ठीक है, समझना मुश्किल है ये मतलब ये गलत है। बड़ी आबादी पर लागू भी किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। स्पष्ट तस्वीर दे सकते हैं क्षमताओं की, ये भी गलत है। मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। देखिए ये होता है कि इसमें एक ही तरह के कल्चर को ये फॉलो करते हैं, मुख्य धारा में सबको एक साथ जाने के लिए कहते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चंस की बात करें, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो वो सभी के लिए एक जैसा एग्जाम बना दिया जाता है। अब वहां पर व्यक्तित्व भिन्नता जो होती है उसका ध्यान नहीं दिया जाता। तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, सही उत्तर का निर्माण करने या सही उत्तर की व्याख्या करने। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, जो मल्टीपल चॉइस रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें से सही क्या है? जैसे यहाँ पर सही उत्तर पहचानने की क्षमता का आकलन किया जाता है। 52, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? निबंधात्मक, घटनावृत्त, समस्या समाधान, ये तरह की पोर्टफोलियो आकलन विधि है। साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि निर्योग्यता का आकलन डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षा से करोगे ना, फिर उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद। 54 है, वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं विद्यार्थियों या उन्हीं शिक्षार्थियों को दिए जा सकते हैं जो समाज में उच्च स्तर से आए हुए हैं। ये गलत है। किसी एक प्रकार के लोगों की बात कर रहा है, एक प्रकार के बच्चों की बात कर रहा है, तो इस प्रकार के ऑप्शंस आपके गलत होते हैं। मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते, ये भी गलत है। मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती हैं, ये भी मुझे गलत लग रहा है। मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इन तीनों में, बट 4 ही ठीक है, क्योंकि ये रटने पर केंद्रित होते हैं। एक टाइप का पेपर आता है, एक टाइप के आपके आंसर से लिखना होता है, कुछ क्रिएटिविटी उसमें होती नहीं, तो रटने पर बल देता है वो। 55, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 54 मुझे डाउट लग रहा है फिर से। मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं, हाँ ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पे लिखा गया है कि, एक मिनट, मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, यानी कि जो स्पेशल, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, जिनको कभी उस प्रकार का माहौल नहीं मिला है, उनके बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। उन पर इनका बल नहीं होता है भाई, व्यक्तित्व भिन्नता है ना, उस पर ये बल नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं रखते। इस वजह से इनका आकलन नहीं किया, इनका यूज नहीं किया जाना चाहिए वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए। सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। 4th बाय मिस्टेक टिक हो गया था, तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ये घटनाओं का सही वर्णन है, सही वर्णन है, ये तो जरूरी नहीं है। ये बच्चे के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये पर्याप्त विस्तार रूप से कथन प्रतिपादन, ये गलत है। यह व्यवहार का व्यक्तिगत साध्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है, हाँ ये भी ठीक है। सेकंड ज्यादा सही है, क्योंकि इट इज अ सब्जेक्टिव एविडेंस। जब कोई भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है, इसलिए हम इसे ये अच्छे से फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराता और इसे हम आकलन के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। 56 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किस किस का होना जरूरी है? तो ऑब्वियस है, विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट शुड बी देयर। 57 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की जांच कर रहा है या नहीं। प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की जांच कर रहे हैं नहीं, यानी कि जो आपके प्रश्न हैं
वे उसके लिए वैलिड हैं या नहीं, ये तो ये आपके वैलिडिटी बता रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें आपके ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज आ जाते हैं, और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट्स आ जाते हैं, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। 59 है, शिक्षार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? उनके निदान के बाद, उनका डायग्नोज होने के बाद उनकी रेमेडी होना चाहिए, तो उनका समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन। टोटल 59 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं। अब मुझे लगता है कि असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस के माध्यम से दूर हो गए होंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, तीनों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।